गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अभी तक हम लोगों ने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 9 चैप्टर में से 8 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा। लास्ट चैप्टर जो था हमारा आजीविका में, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे शहरी क्षेत्र में आजीविका। जैसा कि आपने आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होंगे और ये है, और आप लास्ट जो चैप्टर देखे थे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, उसका पिक्चर भी देख रहे हैं। तो आप जब ये दोनों पिक्चर को आप देख रहे हैं तो आपको एक पिक्चर से ये, जैसा कि हमने पिछले पिक्चर में देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका है, लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, मछली पकड़ते हैं, फल सब्जियां उगाते हैं, ठीक है। इस तरह उनके खेती से रिलेटेड उनका काम होता है बहुत सा। उसके बाद मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है। बहुत से पेड़ पौधे होते हैं तो बागवानी फसल भी उगाते हैं वो। तो इस तरह के हम लोगों ने देखा था। और अब हम लोग देख रहे हैं शहरी क्षेत्र में जो आजीविका है, उसमें आप एक पिक्चर देख रहे होंगे यहाँ पे। इस पिक्चर में आप देखिए कि क्या क्या है शहरी क्षेत्र में। आप देखते होंगे स्कूल देखते होंगे, मॉल देखते होंगे, ढाबा देखते होंगे, फैक्ट्री देखते होंगे, ठीक है, बसें, ट्रैफिक देखते होंगे, ठीक है, सब्जी बेचने वाले को देखते होंगे, मार्केट देखते होंगे, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें आपको शहर में दिखाई पड़ेंगे। तो हम इस चित्र में देखिए, यहाँ पर एक आपको बॉक्स में दिया गया है कि इस चित्र को देखने के लिए कहा जा रहा है। और चित्र को जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के कार्य के बारे में जो आपने पढ़ा है, अब यहाँ पर शहरी क्षेत्र में देखिए और दोनों में तुलना कीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है और ये सारे भिन्नताएं यहाँ पर मिलेंगे आपको। भारत में 5,000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं, जिसको कहते हैं जो मेट्रो सिटी, जितना आप कैपिटल कह रहे होंगे, कह रहे हैं। और जो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखिए वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपने जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? आइए हम देखते हैं यहाँ पे। आप चित्र भी देख रहे होंगे। सड़क पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आया हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। आप देखते होंगे बड़े शहरों में जाके देखिए, और शहर में, गांव में रह रहे हैं तो शहर में जाके देखिए, और शहर या बड़े शहरों में मेट्रो सिटी वगैरह में जाकर देखिए। तो आप इसमें एक उन्होंने उदाहरण देके एक स्टोरी के माध्यम से समझाया है। तो जैसे ही वो हम तड़के ही घर से निकले गए थे, जैसे ही ये मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा वहाँ काफी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त था, ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों में टटासस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर रहा था। उसके पास एक ग्राहक पहले से था। सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत जो है
ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों व पेन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर-घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। आप देख रहे होंगे इस तरह शहर का। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। देखिए, अब यहाँ पे रिक्शे वाले के बारे में बताया गया है। ठीक है। बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं, गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी तरह नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है। तब तबीयत खराब हो जाती है तब वह मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 200 से 300 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी-कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो ये एक मंजू मांझी जो एक रिक्शा वाला है, उसकी कहानी है। वो एक अ वहाँ से आया, पहले मिस्त्रीगिरी का काम करता है, लेकिन अब चूँकि गाँव में उसको मिस्त्रीगिरी का काम नहीं मिल पा रहा, तो अब शहर आके वो काम करता है, रिक्शा चलाता है और इससे रोज़गार अपना चलाता है। और जो अ, अपने मतलब रहने-सहने और खाने-पीने से जो पैसा बचता है, उसको फिर अपने परिवार के लिए वो भेज देता है। यहाँ पे आप एक बॉक्स में देख रहे होंगे, बंचू मांझी शहर क्यों आया था? क्योंकि वहाँ पर उसको पर्याप्त पूरे पूरे इतना नहीं कमा पाता था जिससे उसके परिवार के खर्चे चल सकें। बच्चे अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता था? बच्चों अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता था? जनता कि वहाँ पर उसको जीने कमाने का जो खर्च थे वो कमाने से उसके खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिसको पूरे सालों भर उसको काम नहीं मिल पाते थे, इस कारण वो शहर आया। किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं, जैसे तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन कमाता है, ठीक है? और जिस दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, काम नहीं करता, उस दिन उसको पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो ठीक है? इसलिए उसको प्रतिदिन काम आना पड़ता है, एक दिन भी छुट्टी वो नहीं लेता। अब आइए देखिए, बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही सँभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाएँ। उनकी दुकानें अस्थायी होती है, कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क को की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर के भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ ठेले वाले को घुसते ही घुसने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर
उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके, छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वाले में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। अक्सर क्षेत्र में अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूर सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसे जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल-फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों के आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। आइए बाजार में देखते हैं। जब हम बाजार पहुंचे जब तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हो ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहुँच गए, जिससे हमारी बारी ना चली जाए। तो क्या होता है कि चूँकि भीड़ ज़्यादा होता है, तो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं उनसे। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दाँतों का परीक्षण किया और दाँत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दाँत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ा। डॉक्टर के यहाँ पर हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गए, क्योंकि मैं कुछ सिले-सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम के 3 मंजिल थी और हर मंजिल पर अलग तरह से कपड़े थे। आप देखते होंगे, अब तो मॉल वगैरह भी है। हम तीसरी मंजिल पर पहुँचे जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़े दुकान में, ठीक है, हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी-सी दुकान पर काम करते थे। इत्वार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। तो ये कहानी बता रहे हैं दुकान वाले, कि कैसे शॉप चलाते हैं, कैसे वो पहले छोटी जगह काम करते थे, फिर धीरे-धीरे उन्होंने डेवलप किया, अपने को अर्निंग को बढ़ाया और फिर बड़ी जगह पे आके वो बिज़नेस करते हैं, शॉप चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। उसकी पत्नी जो वंदना है बता रही है, मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह-तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले-सिलाए या रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि मैं कैसे इन रेडीमेड कपड़ों की आकर्षक रूप में से सजा कर रखा जाए। ये वो बोल रही है। हम अपने शोरूम के लिए अलग-अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गाँव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हमें विदेशों से भी मँगवाते हैं। तो इस शोरूम के सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा
हाल में टेलीविजन व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं और अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और बन्ना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों से अपनी दुकानें हैं। तो ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती है जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होते हैं। नगर निगम यह सुनिश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती है। देखते होंगे आसपास आप। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, जो तो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करती हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा गुर्दा न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। मेरी जान में जान आई। तो आपने देखा होगा बसों में कितना भीड़ रहता है शहरों में। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट के लेकर मोल तोड़ कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रही है वो हम मजदूरी करते हैं, कुछ बोझ ढोते हैं और ट्रकों से जो सामान जो है उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे इसलिए ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लगा रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कपड़े में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में एक ऐसी ही बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे, वे कमरे में एक तरफ तह कर के लगाए जा रहे थे। देखिए, लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहाँ से ले जाते हैं। देखते होंगे लेबर में बहुत जगह लेबर चौक होते हैं, जहाँ पर जनरली आपको लेबर मिल जाते हैं। वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, काम उनको चाहिए होता है। हमने निर्मला को ऐसे ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी, वह वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड के जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार भी आ, और भी देर हो जाती है।
वो हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी हो जा हुआ जल्दी का होता है तो वह उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इस दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। तो इस तरह आप देखते होंगे सीजनल वर्क होता है बहुत से का। निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक की जरूरत होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरे काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसको उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनके बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। तो इस तरह है कि काम बहुत वर्कलोड ज़्यादा होता है, उन्हें बहुत से काम के लिए मजदूरी भी नहीं मिलती है। तो इस तरह का आप देख रहे होंगे। अब दफ्तर में जैसे देखिए मेरी मौसी सुधा बीएफएपन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी-बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाई जाती है। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते थे। ये लोग दुकानदारों से बड़े-बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी अ, प्रगति रपट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्किट कंपनी का अस्थायी कर्मचारी है, परमानेंट एम्प्लॉई है। वह यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत, रिटायरमेंट के बाद उनकी तनख्वाह का एक भाग जो है भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से जब रिटायर हो जाती है तो उसको पैसा मिल जाता है। छुट्टियां भी मिलती है। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के लिए रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी या उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वो लगातार उसी दफ्तर पर, फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गए, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि
शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो इस प्रकार आपने देखा शहर में कैसे आजीविका चलती है, किस तरह का काम होता है, ठीक है? मज़दूरों का काम कैसे होता है, फैक्ट्री में काम करने वालों का जीवन कैसा होता है, दफ्तरों में जो काम करते हैं उनका कैसे होता है। तो इस तरह आपने देखा है। आप देखिए यहाँ देख रहे होंगे आजकल बहुत शहरों में कॉल सेंटर खुले हुए हैं, तो बीपीओ इससे बहुत से लोगों को रोज़गार मिला हुआ है वहाँ पर। कंप्यूटर, टेलीफ़ोन और ये देखिए यहाँ पर सब स्पीकर वगैरह लगाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस तरह ये काम करते हैं। तो यहाँ बीपीओ, केपीओ बिज़नेस से आईटी इनेबल जो बिज़नेसेस हैं, इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और लोगों की ज़रूरियात की समस्याएँ भी खत्म हुई है। तो बहुत से एमएनसी जो कंपनियाँ होती हैं, बाहरी कंपनियाँ, वो यहाँ पर बीपीओ बिज़नेस लगाती है, जिससे क्या कहता है लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। अब इस प्रश्न मतलब इसमें कुछ अभ्यास के लिए आपको पास कुछ प्रश्न है, इसे आपको आप खुद कीजिए, इसमें आप समझ में आएगा, आप उसके बेसिस पे आप कीजिए इसको और मैं कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं टाइम दूँगा लेकिन उसके लिए हमेशा नहीं। तो धन्यवाद। अब मैं इसका रिवीजन क्लासेस लूँगा, तो उसमें आप को रिवाइज़ भी कराऊँगा वेरी शॉर्ट पीरियड में मैं 10-10 मिनट में एक-एक चैप्टर रिवाइज़ कराता चला जाऊँगा। तो आप आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ़ का जो पूरा जो 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आप इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझिए क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपको असली जीवन से रूबरू कराती है। असली जीवन में क्या हो रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे उनका पॉलिटिकल लाइफ कैसा है, उनका सोशल लाइफ कैसा है, ठीक है? तो इस सब के बारे में जो लोगों का जो व्यवहार है, सामाजिक व्यवस्था है, सबके बारे में आपको जानकारी मिलेगी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में। तो आप पढ़िए। धन्यवाद।